डियर स्टूडेंट्स, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीए सेकेंड ईयर के प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं पुनर्जागरण के बारे में कि पुनर्जागरण का अर्थ क्या था, किन किन क्षेत्रों में पुनर्जागरण हुआ और उस पुनर्जागरण की घटना के क्या क्या प्रमुख कारण थे। इन सब चीज़ों के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो पुनर्जागरण के संदर्भ में उठाया जाता है कि पुनर्जागरण की जो घटना हुई है वो इटली में हुई, लेकिन इटली में ही क्यों हुई? फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, इन देशों में क्यों नहीं हुई? पुनर्जागरण का जन्म स्थान इटली था, क्यों था? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि इटली में ऐसा क्या हुआ, या जो मध्यकाल का जो अंधकार काल था, उस अंधकार काल में इटली में ऐसा क्या हो रहा था कि वहाँ से पुनर्जागरण की धारा प्रवाहित होने लगी। तो आज अपन इसी के बारे में देखते हैं। इटली का समाज यूरोप के अन्य देशों के समाजों की तुलना में अधिक उदारवादी था। इसको आधुनिक शब्दों में उदारवादी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन उस समय जो यूरोप के अन्य देशों के जो समाज थे, जो अन्य समाज थे, उन समाजों की तुलना में ये जो इटली के जो समाज हैं, ये काफ़ी हद तक उदारवादी विचारों वाले थे। इसलिए यहाँ पर यूरोप की तुलना में सामाजिक वर्गों का विकास भिन्न रूप से हुआ। जैसे इंग्लैंड में जब तक कृषि क्रांति नहीं हुई तब तक सामंती शासन पद्धति प्रचलित थी, लेकिन इटली में सामंतवाद का वो जटिल और रूढ़िवादी रूप नहीं था। इसलिए यहाँ जो सामाजिक वर्ग थे उनमें बंधन कम, गति अधिक थी। इसलिए उनके जो प्रवाहमान स्वरूप था उन वर्गों का, इस कारण से वो अपने में बदलाव ला सकने में सक्षम हो पाए। सामंती तत्व कमजोर थे इटली में, जबकि व्यापारिक और नागरिक समाज की स्थापना हो रही थी। अभी मैंने बताया जैसे कि इंग्लैंड और फ्रांस में जैसे सामंती व्यवस्था थी वैसी इटली में नहीं थी। इसका एक कारण भी था। यह मन में प्रश्न आता है कि क्यों नहीं थी। इटली की जो भौगोलिक स्थिति है, इटली का मानचित्र आप देखोगे इमली जैसा है और वो भूमध्य सागर को छूता है। भूमध्य सागर एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला है, तो एशिया और यूरोप के बीच में जो संपर्क था उसका गेट था इटली। इसलिए बहुत सारे लोग जो यहाँ से आते जाते थे तो नए विचारों का प्रचार प्रसार होता रहता था। इसलिए वहाँ के समाज में गत्यात्मकता अधिक थी। तो ये उदारवादी समाज था, इसलिए इटली में पुनर्जागरण सबसे पहले हुआ। दूसरा जो इसका कारण है वो है इटली की समृद्धि। यूरोप के अन्य देशों की तुलना में इटली अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध था। क्यों समृद्ध था, ये तो मैंने आपको बताया कि ये व्यापारिक गतिविधियां बहुत अच्छे स्तर पर थी। जब कस्तूनतुनिया पर रोमन साम्राज्य था तब से भी और बाद में भी इटली हमेशा व्यापार का एक केंद्र रहे हैं। इसके कई नगरों का विकास भी हुआ, देखेंगे अभी इसमें अपन। तो इटली का एक तो विदेशी व्यापार था, और विदेशी व्यापार क्यों था? क्योंकि भूमध्य सागर की अनुकूल स्थिति थी। भूमध्य सागर के बिल्कुल पास में है, समीप है, इसलिए यूरोप और एशिया के बीच में जो भी आते जाते थे वो इटली से होकर के जाते थे। इसलिए इटली में लोगों का आवागमन अधिक रहा। यहाँ कई व्यापारिक बस्तियाँ बसी और उन व्यापारिक बस्तियों के कारण बड़े बड़े नगरों का निर्माण हुआ, जैसे मिलान, रोम, फ्लोरेंस। ये सभी ऐसे नगर थे जो व्यापारियों ने बसाए और व्यापार के कारण ही स्थापित हुए। तो चूंकि समृद्ध प्रदेश था, व्यापारियों का अधिक वहाँ पर दबदबा था, इसलिए जो परंपरागत रूप से जो व्यवस्था थी, चर्च और धर्म की सत्ता, इसकी तुलना में यहाँ पर तर्कवाद या आर्थिक भौतिकवाद है वो अधिक प्रचलित था। इसलिए पुनर्जागरण यहाँ संभव हो सका। अगला कारण देखते हैं, मध्यम वर्ग का उदय। मध्यम वर्ग हमेशा से समाज में बदलाव लाने का प्रयास करता है, और इटली में उस समय मध्यम वर्ग का उदय हो रहा था। कैसे हो रहा था? एक तरफ तो जहाँ जमींदार, सामंत, राजा या पोप की सत्ताएं थी,
दूसरी तरफ भूमिहीन और पीड़ित और शोषित वर्ग था। लेकिन जब धीरे धीरे व्यापार का विकास हुआ, उस व्यापार के कारण लोगों के पास में पैसा आया। उन पैसे से उन्होंने धर्म की शिक्षा की बजाय भौतिक शिक्षा, विज्ञान और तर्क की शिक्षा देने की व्यवस्था शुरू की, तो एक नया शिक्षक वर्ग तैयार हुआ। इसी प्रकार से चिकित्सक वर्ग पैदा हुआ। इसी प्रकार से अलग अलग कार्य करने वाले लोग है वो नए नए वर्ग उत्पन्न हुए, और ये सभी मध्यम वर्ग में कहलाते हैं, जिनको न धर्म से लेना देना होता है, न जमीन से लेना देना होता है। ये जो मध्यम वर्ग होता है, ये हमेशा अपने अधिकारों की बात करता है और तर्कवाद और अन्वेषण पर अधिक विश्वास करता था। इसलिए इटली में जब इस मध्यम वर्ग का उदय हुआ तो उन्होंने चर्च की सतह पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए और सामंतों की सतह पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए। व्यापार और उद्योगों के विकास के कारण शिक्षा और साहित्यिक गतिविधियों का विकास हुआ। जैसे ही मध्यम वर्ग का उदय हुआ, या मध्यम वर्ग के जो लोग थे वो भौतिक शिक्षा में विश्वास रखते थे, धर्म की शिक्षा की बजाय लौकिक शिक्षा में विश्वास रखते थे। साथ ही धर्म के साहित्य को पढ़ने की बजाय लौकिक साहित्य, चाहे विज्ञान हो या दर्शन हो या तर्क या गणित हो, ज्योतिष हो, इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा रुचि रखते थे जो उनके दैनिक जीवन में काम आने वाली थी। इसलिए इन लोगों ने जब नई पद्धतियों का विकास किया तो चर्च की सतह का जो एकाधिकार था वो धीरे धीरे कम होने लगा। इटली है वो रोमन सभ्यता की जन्मस्थली था। रोमन सभ्यता यानी रोम की सभ्यता, और रोम अपन जानते हैं कि इटली का एक केंद्र था। अभी भी इटली की राजधानी रोम में ही है। तो इटली एक रोमन सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। तो यहाँ के लोगों में, जो अभी के जो लोग हैं, उनके हृदय में प्राचीन रोम की गरिमा और महत्ता अभी भी जीवित है। यानी वो बहुत सारी चीज़ें तो भूल चुके थे, लेकिन कई बार उनके जो जहन में ये रहता है कि हमारे पास एक गौरवशाली संस्कृति थी, एक महान सभ्यता थी, जिसको हम अब भूल रहे हैं। या जो भी उनके पास में तथ्य था वो एक प्रकार के नॉस्टैल्जिया में रहते थे कि हमारे पास अतीत में बहुत कुछ था, लेकिन इस मध्यकाल में हम सब भूल रहे हैं। तो उसको वापस प्राप्त करने का प्रयास करने के लिए कुछ लोग आगे आए, और यही पुनर्जागरण था। पोप का आवास पश्चिमी यूरोपीय ईसाई जगत का केंद्र था। इटली में जो रोम है वो वेटिकन चर्च का प्रमुख केंद्र था, और वेटिकन चर्च कैथोलिक ईसाइयों का सबसे बड़ा जो धार्मिक केंद्र है वो माना जाता है। उस समय चूंकि कैथोलिक ही थे, प्रोटेस्ट थे नहीं, तो कैथोलिकों का बड़ा केंद्र हुआ करता था। तो यूरोप के जितने भी ईसाई लोग थे वो सभी यहाँ पर आते जाते थे। तो पहले से ही यह प्रभुता को रखता है, प्रभुता को धारण करके रखता है। इटली के पास में पहले से ही संप्रभुता या महत्ता है कि हम यूरोप की तुलना में अलग है और आगे है उनसे, क्योंकि हमारे यहाँ पर पोप बैठता है। प्राचीन जो पांडुलिपियाँ थी उनका लैटिन भाषा में अनुवाद भी किया गया, और ये सभी काम इटली में हुआ, क्योंकि जब कस्तूनतुनिया से विद्वान लोग आए तो उन्होंने लैटिन भाषा में उन्होंने प्राचीन पांडुलिपियों का अनुवाद करना शुरू कर दिया। क्योंकि कस्तूनतुनिया सबसे नज़दीक इटली के ही पड़ता था, इसलिए बहुत सारे लोग इटली में आ गए, और उन लोगों को संरक्षण देने का काम उस समृद्ध व्यापारिक वर्ग ने किया। इसी क्रम में पोप निकोलस पंचम थोड़ा सा प्रगतिशील विचारों का था, इसलिए उसने एक पुस्तकालय की स्थापना की वेटिकन शहर में। उस पुस्तकालय में भी बहुत सारे जो पुस्तकें, साहित्य ग्रंथ है वो आया, और कई लोगों ने उसको पढ़ा और उस पर तर्क करने की चेष्टा की, और ये इससे ही पुनर्जागरण की प्रक्रिया शुरू होती है। और यहीं पर संत पीटर के गिरजे का निर्माण कराया। ये स्थापत्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले की जो पद्धति थी उसमें बदलाव किया गया, और ये बदलाव बड़े स्तर पर भी हुए। वो कैसे, वो बाद में अपन पढ़ेंगे। लौकिक शिक्षा पर बल दिया जाने लगा, क्योंकि इटली में जो व्यापारिक वर्ग था उसको धर्म की शिक्षा में विश्वास कम था, क्योंकि व्यवहारिक जीवन में उनके काम नहीं आ रही थी। धर्म की शिक्षा में यह बताया जाता है कि आत्मा क्या है, पाप करोगे तो कैसे उसको उसका फल मिलेगा, या उस फल से बचना है तो क्या करना पड़ेगा, चर्च आपकी क्या मदद करता है, ये सभी चीज़ें। लेकिन ये सभी चीज़ें व्यापार और वाणिज्य में या आजीविका कमाने में भूमिका नहीं निभाते हैं, इसलिए लौकिक शिक्षा पर बल दिया, और इससे ही विज्ञान का विकास हुआ और भौगोलिक ज्ञान बढ़ा।
तो जब भूगोल का ज्ञान बढ़ा तो उन्होंने दूसरे देशों की यात्राएं करना शुरू कर दी। जैसे मार्को पोलो था, वो मंगोल साम्राज्य तक गया और वो भारत के दक्षिण तट से होते हुए अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए गया। तो ये से भौगोलिक ज्ञान बढ़ा। कस्तूनतुनिया के पतन पर विद्वान और कलाकारों को इटली में प्रवेश देना। जब कस्तूनतुनिया का पतन हो गया तो बहुत सारे विद्वान हैं वो भाग करके इटली चले गए और इटली में वहाँ के विद्वानों और कलाकारों को आश्रय मिला, संरक्षण मिला, उनकी आजीविका सुनिश्चित की गई। इसलिए इन सब लोगों ने, चाहे साहित्य हो, चाहे दर्शन हो, चाहे कला हो या विज्ञान हो, उनमें अपनी भूमिका निभाई। इसलिए कहा जाता है कि यूनान का पतन नहीं हुआ था, अपितु उसका इटली में प्रवर्जन हो गया था। यानी एक प्रकार से जो ज्ञान था, जो चिंतन था, वो नष्ट होने की बजाय प्रवर्जन हो गया, एक जगह से दूसरी जगह चला गया और वो जगह थी इटली। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा कि इटली में पुनर्जागरण क्यों हुआ। तो आज का टॉपिक यहीं तक है। कल एक फिर नए टॉपिक के साथ में आएंगे। धन्यवाद।